कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आज की सामाजिक विषय की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। अब बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के उद्देश्यों को जानेंगे। उद्देश्य मतलब हम आज इस पाठ में क्या क्या जानेंगे। तो हम इस पाठ में आज जानेंगे बच्चों, इस्लाम के उदय, इसके विस्तार एवं शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। भारत में इस्लाम का आगमन और उसके प्रसार के कारणों को समझेंगे। तुर्कों के आक्रमण, संबंधित प्रमुख युद्धों एवं उनके परिणामों से परिचित होंगे। अल बरूनी की दृष्टि से भारत को जानेंगे बच्चों। अब बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन, तो पहले इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम का जो उदय हुआ बच्चों, वो अरब देश में हुआ और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गया। 7वीं शताब्दी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया बच्चों। अब बच्चों यह जानेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। बच्चों, ये अरब देश की बात है जहाँ पर 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उस समय अरब के लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। उनके बच्चों अपने देवी देवता थे। वो अपने देवी देवताओं के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। अब उनमें प्रेम भाव बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे में मोहम्मद साहब ने इनमें आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए इनको संदेश दिया। मोहम्मद साहब ने कहा, अल्लाह एक है, सीधे और सरल तरीके से अल्लाह की प्रार्थना करनी चाहिए। अल्लाह को मानने वाले सब लोग एक हैं और बराबर हैं। अब क्या हुआ बच्चों, शुरू में जो मक्का के लोग हैं, जो उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया और ये विरोध इतना बढ़ गया बच्चों कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना दूसरे शहर जाना पड़ा। और बच्चों इनका जो जाना है वो हिजरत कहलाया और वहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत आरंभ हुआ। अब बच्चों क्या हुआ, जो मक्का के लोग हैं, जो अरब के लोगों को मोहम्मद साहब की बात समझ में आने लगी और उन्होंने धीरे धीरे मोहम्मद साहब की बातों का मानना शुरू कर दिया। और जो इस्लाम धर्म है, अरब से होकर अन्य देश जैसे कि सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन आदि देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अब इस्लाम धर्म के सिद्धांत हम जानेंगे। इस्लाम धर्म के सिद्धांत, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं बच्चों, समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है, वे उसके बंदे हैं और हजरत साहब मोहम्मद हजरत साहब अल्लाह का पैगाम माने संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। अब बच्चों हम यह जानेंगे मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला कलमा, यानी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर हैं। दूसरा नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना। फिर तीसरा है बच्चों रोज़ा, रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना। चौथा है ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ में देना।
और पांचवा है हज। पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना बच्चों। तो ये जो है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं जो उन्होंने इस्लाम धर्म के मानने वालों को दी और निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि इनको आप पालन करेंगे। अब बच्चों, अब यह जानते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। भारत में इस्लाम का आगमन, तो बच्चों भारत में इस्लाम आने के कई कारण हैं। पहला कारण है अरबों के आगमन के द्वारा। तो पहला कारण अरबों के आगमन के द्वारा, अरबी व्यापारियों के द्वारा, ईरानी शरणार्थियों के द्वारा, तुर्कों के आगमन के द्वारा और सूफी संतों के द्वारा। मतलब ये जो है 5 कारण है जिसके कारण भारत में इस्लाम आया। तो बच्चों हुआ ये कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई उस समय उनके उत्तराधिकारी खलीफा लोग बने। वो लोग धार्मिक गुरु भी कहलाए। जब वो धार्मिक गुरु बन गए तो उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद सत्ता का विस्तार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सत्ता का विस्तार शुरू करा तो उन्होंने बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार जमा लिया, जैसे ईरान, इराक, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, मिस्र आदि देशों में। अब बच्चों जो अरबों का जो मैंने पहला कारण बताया, तो हम यह जानते हैं कि पहला कारण क्या था। अरबों का आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने थाना पश्चिमी तट पर आक्रमण किया जो सफल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, जब खलीफा ने आक्रमण किया उसके बाद बहुत सारे अरबी आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किए और उनको सफलता नहीं मिली और 636 में उमर खलीफा को भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और जब उसने आक्रमण किया तो सिंध पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ था बच्चों, जो राजा दाहिर थे वो पराजित हो गए थे। तो ये जो लोग थे जब भारत में आए तो ये लोग जो थे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और सबसे पहले इनके आक्रमणों के बाद भारतीय लोग इस्लाम धर्म से उनका परिचय हुआ। अब है अरबी व्यापारियों का आगमन। अब बच्चों क्या हुआ कि जो अरबी व्यापारी हैं वो भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए आते थे। उनका आना जाना लगातार रहता था। वो क्या करते थे, भारत का सामान अरब लेके जाते और अरब का सामान भारत में लेके आते। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनका आना जाना बच्चों बढ़ रहा था। और क्या हुआ, किन्होंने बच्चों, अरबियों ने क्या किया, बंदरगाह के निकट बस्तियां बसा ली। जब इन्होंने बस्तियां बसा ली यहाँ पर तो राजा थे, जो भारत के जो राजा थे, उन्होंने इनकी मदद की। किससे मदद की? जमीन दे दी इन लोगों को रहने के लिए और उनके गोदाम बनाने के लिए भारतीय राजाओं ने इनको जमीन दी और ये यहाँ पर बस गए। क्योंकि इनका धर्म भी इस्लाम था, इनके द्वारा भी भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म का पता चला। अब है ईरानी शरणार्थियों द्वारा। अब बच्चों कुछ ईरानी शरणार्थी थे, वो भारत आ रहे थे। क्या हुआ था, 900 के आसपास तुर्कों ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। जब वो ईरान पर आक्रमण कर रहे थे तो कुछ ईरानी शरणार्थी भागकर भारत आ गए और भारत में शरण ली। इनमें से कुछ जो ईरानी लोग थे वो सूफी संत थे, कारीगर थे और सैनिक थे। अब चूंकि इनका धर्म भी इस्लाम था तो इनके द्वारा भी इस्लाम का परिचय हुआ भारतीय लोगों का। फिर है तुर्कों के आक्रमण के द्वारा। अब बच्चों क्या है, जो तुर्क लोग थे ये भारत में अपनी सत्ता विस्तार करना चाहते थे। ये लोग तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो इनका ये था, पहले ये ईरान गए, फिर बच्चों अफगानिस्तान गए, फिर तुर्किस्तान गए और फिर भारत की तरफ बढ़े। तो इन लोगों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। कुछ लोगों ने
धन की प्राप्ति के लिए आकर आक्रमण किया, और कुछ लोगों ने बच्चों राज्य अपना सत्ता विस्तार करने के लिए अपना भारत पर आक्रमण किया। फिर है सूफी संतों के द्वारा। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सूफी संत हुए। हमारे यहाँ पर कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद जैसे संत हुए, जो सीधे और सरल तरीके से ईश्वर की प्रार्थना करते थे बच्चों, और अपनी भक्ति में लीन रहते थे। उसी प्रकार से जो मुसलमानों के संत हुए, जिनको सूफी संत कहा गया बच्चों, और इसमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। ये लोग भी सीधे और सरल तरीके से अल्लाह की इबादत करते थे, और ये लोग जब भारत आए तो भारतीयों को इनके द्वारा भी इस्लाम धर्म के बारे में पता चला। अब मिलने जुलने के फायदे। बच्चों, जब ये अरबी लोग हमारे यहाँ आ रहे थे और दो संस्कृतियों का मिलान हो रहा था, दो संस्कृतियाँ जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है बच्चों, हम कुछ ना कुछ उससे सीख लेते हैं और वो हमसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब ये अरबी लोग भारत आए तो इन्होंने भारतीयों से कुछ कुछ सीखा और भारतीयों ने अरबियों से कुछ कुछ सीखा। तो अब पहले ये जानते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से कागज बनाना सीखा बच्चों, चरखे से सूत काटना सीखा, और खान पान में कचौड़ी समोसा, पहले हमारे यहाँ नहीं खाते थे कचौड़ी समोसा, इनके आने के बाद इन्होंने खाना और बनाना सिखाया। फिर है सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, जो है ये सब चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें भारतीयों ने अरबों से सीखी बच्चों। अब अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, अरबों ने भारतीयों से हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा, संख्याओं की गणना करना सीखा बच्चों, ज्योतिष शास्त्र, गणित विद्या, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, और शिक्षा जो है ये चिकित्सा शास्त्र को बच्चों आयुर्वेद भी बोलते हैं, और जो अरबों ने भारतीयों से इसको हमसे सीखा। अब है तुर्क आक्रमण के समय भारत। जब तुर्क भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उस समय बच्चे उस युग को कहते हैं राजपूत युग। क्या कहते हैं? राजपूत युग। तो राजपूत युग जो थे वो कैसे पड़ा, इसका नाम ये जानते हैं। तो 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में 100 से भी अधिक राजा और सामंत राज करते थे, और वो क्या कर रहे थे, अपनी अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। और चूंकि ये ज़्यादातर लोग राजपूत थे बच्चों, तो इस युग को राजपूत युग कहा गया। इसमें कुछ राजवंश जो थे वो प्रमुख थे, चौहान, तोमर, गहरवाल, चंदेल और चालुक्य वंश। ये जो वंश के राजा थे वो प्रमुख थे, मतलब ये इनकी वीरता और इनकी योग्यता से इनको जाना गया। लेकिन बच्चों उस समय एक समस्या भी थी, ये थी कि भारत के अंदर जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव था, यानी कि वो बढ़ गया था। और बढ़ने से जो भारत के जो विदेशी लोग भारत में आक्रमण कर रहे थे, तो भारत के लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे थे, वो उनको कुछ मानते ही नहीं थे। तो क्या हुआ, तुर्क जो है वो भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भारतीयों ने उनको क्या किया, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जो तुर्क लोग थे वो कहाँ से आ रहे थे बच्चों, वो जानते हैं। तुर्क लोग ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे और भारत पर आक्रमण कर रहे थे। अब पहला आक्रमण किसने किया बच्चों, वो जानते हैं। तो पहला आक्रमण किया महमूद गजनवी का, भारत का पहला आक्रमण। जो महमूद गजनवी था बच्चों, उसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। ये तुर्क था, और जो है इसने 1000 से लेकर 1025 तक भारत पर आक्रमण किए। और ये कहाँ से आया था बच्चों, ये अफगानिस्तान के गजनी, मध्य एशिया से आया था। और ये जो है अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों पे ही अपना अधिकार करना चाहता था।
तो इसको क्या हुआ, धन की ज़रूरत हुई। जब इसको धन की आवश्यकता हुई तो इसने भारत पर धन की उद्देश्य से, यानी धन की प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण कर दिया। और इसने कितनी बार आक्रमण किया बच्चों? इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। और उद्देश्य क्या रहा इसका? लूटपाट और धन की प्राप्ति। क्योंकि ये भारत में बच्चों राज नहीं करने आया था, ये सिर्फ यहाँ पर धन की प्राप्ति के लिए आया था। ये धन प्राप्त करता और चला जाता, धन प्राप्त करता और चला जाता। तो इसका जो उद्देश्य था कि अपने क्षेत्र पे ही वो अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता था, वो भारत में अपनी सत्ता का विस्तार नहीं करना चाहता था बच्चों। तो क्या हुआ, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। अब सोमनाथ का मंदिर क्या है बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। और पता है बच्चों, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने कई बार नुकसान पहुंचाया है बच्चों। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बनवाने का प्रयास किया। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। तो ये है सोमनाथ का मंदिर। तो बच्चों हमने अभी क्या क्या जाना? हमने जान लिया इस्लाम का उदय, उसके सिद्धांत, उसकी शिक्षाएं और मिलने जुलने के फायदे, और हमने जाना तुर्कों का आक्रमण, और उसके बाद हमने सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी हमने अभी तक जाना है। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब जानते हैं अल बरूनी की दृष्टि से भारत। जो अल बरूनी था बच्चों वो विद्वान था और इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। ये उच्च कोटि का विद्वान था बच्चों, और ये महमूद गजनवी का समकालीन का मतलब क्या बच्चों? उसके समय में आया था। जब गजनवी भारत आया उसी के समय ये भारत में आया। भारत में आकर इसने अध्ययन किया बच्चों। इसने संस्कृत भाषा, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन किया। और अध्ययन करा तो किया, अध्ययन के साथ साथ इसने बच्चों यहाँ पर भ्रमण भी किया। भ्रमण करा और भारत की संस्कृति को और रीति रिवाजों को समझा, और उसके ऊपर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीके हिंद। उस तहकीके हिंद में इसने उस समय के भारत का, किस समय के, जब ये आया था उस समय के भारत का वर्णन किया था बच्चों। तहकीके हिंद में अल बरूनी ने भारत के विषय में लिखा है बच्चों, भारत के लोग विदेशी तौर तरीके, पहनावे, खाने पीने को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें मलेच्छ बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? मलेच्छ। यहाँ भारत के लोग अलग अलग थाली में खाना खाते हैं। भारत के लोग दैनिक कार्य को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब उनको शगुन जो है वो महत्वपूर्ण है। फिर है भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते हैं। ईश्वर के प्रति सम्मान है और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और उसने बच्चों यह भी बताया कि भारतीय गणित और खगोल शास्त्री में योग्य हैं, मतलब भारतीयों को गणित का भी ज्ञान है और खगोल का भी ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया, उस समय की बात हो रही है बच्चों। फिर है पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को भारतीयों ने मान्यता दी है। जो पुराणों में वर्णित है उसी की बातों को भारतीय लोग मानते हैं। तो ये सारी बातें उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में लिखी। किसने लिखी बच्चों? अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में ये सारी बातें लिखी। अब बच्चों
मोहम्मद गोरी जो है वो भी तुर्क था और इसने क्या किया बच्चों, भारत पर आक्रमण किया। इसने क्या किया, ये जो आया बच्चों, ये आया यहाँ पर सत्ता विस्तार करने के लिए। अफगानिस्तान के गोर राज्य से आया था और इसने 1173-74 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, अधिकार कर लिया था। चूंकि इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य था कि ये भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करे और इसी उद्देश्य से वो आया था। तो उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और जब मुल्तान पर किया इसने तो इसको विजय मिली, मतलब इसको सफलता मिल गई। अब जब ये सफलता मिल गई तो उसने फिर गुजरात के चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। जब इसने मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया तो यह वहाँ पे पराजित हो गया बच्चों, क्योंकि मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में इसके साथ आबू पहाड़ के पास युद्ध किया और इस युद्ध में क्या हुआ, गोरी की हार हो गई बच्चों। और गोरी ने क्या किया, जब इसकी हार हो गई, जब ये पराजित हो गया बच्चों, तो इसने रास्ता बदल दिया। रास्ता मतलब ये दूसरे क्षेत्र की तरफ या दूसरे भाग की तरफ ये बच्चों चला गया। तो ये चला गया बच्चों पंजाब, और पंजाब पर इसमें 1190 ईस्वी में आक्रमण किया और इसने पूरा पंजाब जीत लिया। और पंजाब जीतते जीतते ये दिल्ली और अजमेर की तरफ बढ़ रहा था। तो वहां पर इसका सामना बच्चों पृथ्वीराज चौहान से हुआ। किससे हुआ बच्चों, पृथ्वीराज चौहान से। वीर साहसी और योग्य सेना नायक थे पृथ्वीराज, और जो है वो क्या, उन्होंने कई राजपूत राजाओं को पराजित किया था। वो अपनी भारत में सत्ता का विस्तार कर रहे थे, तो और सत्ता का विस्तार करते करते वो भी अपने आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने चंदेल के राजा श्री परमादी देव को पराजित किया। इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, जो परमादी देव के आला उदल सेना नायकों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, ये जो आला उदल है वो मारे गए और पृथ्वीराज की विजय हुई। अब बच्चों जब उधर से गोरी बढ़ रहा था, इधर से पृथ्वीराज चौहान बढ़ रहे थे, तो इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति हो गई। और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हरियाणा के करनाल जिले में तराइन के मैदान पर युद्ध हो गया। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हो गई। अब जब मोहम्मद गोरी बच्चों हार गया तो उसने क्या किया बच्चों, वो वापस अफगानिस्तान चला गया। लेकिन इसने वहां अफगानिस्तान जाकर अपनी सत्ता का विस्तार किया, अपनी सेना को मजबूत किया, और इसके एक साल बाद फिर वापस आ गया। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर वही हरियाणा के करनाल जिले में युद्ध की स्थिति बन गई, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें गोरी की क्या हुई, जीत हुई और पृथ्वीराज पराजित हुए। और जब पृथ्वीराज पराजित हो गए तो उसने इसको बंदी बना लिया, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, और इसको जो पृथ्वीराज को इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान भेज दिया, और ये आगे अपनी सत्ता का विस्तार करने निकल पड़ा। अब बच्चों सन 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिसे एक नए काल की शुरुआत हुई, जिसको बोला गया सल्तनत काल। कौन सा काल बोला गया बच्चों, सल्तनत काल। अब क्या हुआ, चंदावर का युद्ध, क्योंकि जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, उसको पराजित किया, तो ये अपनी सत्ता विस्तार करने के लिए भारत में आगे बढ़ा। तो इसने क्या किया बच्चों, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक राजा जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। इसने उनको भी पराजित किया और इनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति ने युद्ध किए
और इन लोगों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल पर विजय प्राप्त की। अब है 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हुई बच्चों, मृत्यु हो गई। और लगभग जब वो उनकी मृत्यु हुई, लगभग पूरा उत्तरी भारत उनके अधीन था। तो बच्चों अब हम तुर्कों की जीत के कारण जानेंगे कि तुर्कों की जीत के क्या कारण थे, क्योंकि राजपूत राजा भी बहुत ज़्यादा वीर और साहसी थे, फिर भी वो पराजित हुए। तो पहला कारण है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। राजपूत द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली का प्रयोग करना, मतलब राजपूत राजा पुराने शस्त्र भी इस्तेमाल करते थे और पुरानी युद्ध प्रणाली भी इस्तेमाल करते थे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, जो उसके जो सैनिक थे वो कुशल तीरंदाज थे बच्चों, और भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना, ये कारण थे बच्चों जिसके वजह से तुर्कों की जीत हुई और राजपूत राजाओं की हार। आज बच्चों आज हमने क्या जाना यह देखते हैं। आज हमने जाना इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म के सिद्धांत, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन और प्रसार, अरबों के साथ मिलने जुलने के फायदे, तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति, राजपूत युग और महमूद गजनबी के आक्रमण के बारे में जाना, अल बरूनी की दृष्टि से भारत को जाना, तराइन का युद्ध, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, उसके विषय में जाना, और तुर्कों की जीत के कारण जाने बच्चों। तो ये हमने आज इस पाठ में हमने पढ़ा। अब बच्चों कुछ गृह कार्य है आपके लिए, है तो इन गृह कार्य को अपनी कार्य पुस्तिका में आपको करना है। अरब तो पहला एक प्रश्न दिया है मैंने, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा और भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, सूची बनाकर कार्य पुस्तिका में लिखिए। आपको सूची बनानी ये प्रश्न है और अपनी कार्य पुस्तिका में अंकित करना है बच्चों। फिर आपको सही मिलान करने हैं। सही मिलान मतलब ये सूची है, यहाँ पे घटनाक्रम लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर मैंने तिथियां लिखी हैं। आपको इन घटनाक्रम जो कहाँ जिस तिथि में हुआ उसका सही मिलान करके आपको लिखना है बच्चों। और बच्चों आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।